जय नारायण स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। उस चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। और उसको इंट्रोड्यूस करने के जस्ट पहले हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, क्योंकि ये चैप्टर रिलेटेड है ज्योमेट्री पार्ट से। तो मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री, तो उस ज्योमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बेसिक टर्म्स के हम आगे ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ज्योमेट्री में भी सबसे बहुत सारे बेसिक टर्म्स हैं, मगर सबसे जो इनिशियल टर्म है वो है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। किसी स्पेस में एग्जैक्ट लोकेशन को जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा पॉइंट होता है। और पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। कोई भी कैपिटल लेटर हम ले सकते हैं। इट इज अ पॉइंट एंड दिस रिप्रेजेंट पॉइंट ए। Point A, this is exact location in this space. Second is the line. Line क्या होता है? Line is a collection of point. बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलके एक लाइन बनती है। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें लाइन, तो दिस इज लाइन ए बी, ए एंड बी। दिस लाइन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन। ये लाइन जो होती है वो दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है। इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता और ना ही इसकी फिक्स लेंथ होती है, यानी कि इसमें एंडलेस पॉइंट होते हैं, कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड लाइन। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी, और यहाँ पे दोनों साइड हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो ये रिप्रेजेंट करता है लाइन ए बी को। नेक्स्ट इसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। अगर लाइन में से थोड़ा सा पार्ट कट करके अलग करके, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट बिकॉज इट हैज टू एंड पॉइंट। ए और बी दोनों ही एंड पॉइंट्स हैं। इट हैज फिक्स लेंथ, इसकी लेंथ भी फिक्स होती है और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। और इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का पार्ट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। और इसको ए बी और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये शो करता है कि दिस इज ए बी लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट। दिस सिंबल रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट। आफ्टर दिस अब हमें रे की बात करनी है। लाइन सेगमेंट के बाद आता है रे। रे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट। रे हमारा वन पॉइंट से स्टार्ट होता है। दिस पॉइंट इज फिक्स्ड और ये मूव करता है केवल एक ही डायरेक्शन में। जैसे कि अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से बी की तरफ ये मूव करता है, ये कभी बी से ए की तरफ मूव नहीं करेगा। इसका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक डायरेक्शन में ये मूव करता है। दिस इज कॉल्ड रे। हाउ टू रिप्रेजेंट दिस? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी एंड एरो, और ओनली वन साइड एरो से बनता है। अगर कोई ऐसे लिखता है बी ए एरो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इट इज रॉन्ग, क्योंकि ये बी से ए की तरफ नहीं जा रहा है। ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है? ए से बी की तरफ जा रहा है। दिस वन इज करेक्ट एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। तो हमेशा ये सबको ध्यान देना है कि रे भी कभी ए बी को बी ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी अगर ए फिक्स पॉइंट है तो ए बी की तरफ ही जाएगा, बी ए की तरफ कभी नहीं जाएगा अगर ए फिक्स पॉइंट है। अगर हमारा फिक्स पॉइंट बी है तो ये बी ए होगा। तो इसको हमेशा एकदम करेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। उसका तरीका यही होता है कि जिस डायरेक्शन फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उस डायरेक्शन से दूसरे साइड की डायरेक्शन पे जाएगा। जैसे ए बी की तरफ जा रहा है। इसके जस्ट बाद हमारा जो है वो है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब हम बात कर ले कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो पहला आ रहा है कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स वैसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में जो लाई करते हैं पॉइंट, उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी, ऑल आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि सारे ही पॉइंट हमारे दिख रहे हैं कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब दूसरा आता है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
नॉन कोलिनियर पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई नहीं करेंगे। जैसे ए यहाँ है तो बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ है, डी यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे पॉइंट्स जो डिफरेंट पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं वो नॉन कोलिनियर हो गए, और ऐसे पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। इसके बाद जस्ट कुछ एक दो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हाउ मेनी लाइंस पासेस इन वन पॉइंट, कितनी लाइंस होती हैं पास एक पॉइंट से। जैसे कि हमने ड्रॉ किया, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस एक पॉइंट से पास करती है। और अगर कोई कहे 2 पॉइंट से कितनी लाइंस पास करती है, तो 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास करती है। अगर दिस इज पॉइंट ए एंड बी, तो इस ए बी से केवल एक ही लाइन पास करेगी, जबकि एक पॉइंट सिंगल पॉइंट से अगर ये पॉइंट ओ है तो इससे इनफाइनाइटली लाइंस पास कर सकती है। इसके बाद हम बात करें एंगल की, क्योंकि लाइन की सारी डेफिनेशन हमने आपको क्लियर कर दी। अब आ गया एंगल। तो व्हाट इज एंगल, क्योंकि इस चैप्टर में लाइंस के बारे में भी पढ़ेंगे और एंगल्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। एंगल क्या होते हैं, when two rays has common point, अगर दोनों ही रे का एक कॉमन पॉइंट है O, दिस इज A एंड दिस इज B, तो these two rays form an angle when they have a common point O। अगर टू रेज का एक कॉमन पॉइंट है तो उसके बीच का जो पार्ट होगा इट इज कॉल्ड एन एंगल। इसको हम एंगल कहेंगे, एंगल। और एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे इसका नाम लिखते हैं, जैसे ए ओ बी, ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी, और इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए। दोनों ही तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वर्टेक्स कॉमन है, तो हम एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे करेक्ट होंगे। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं, तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ एंगल्स। अब टाइप ऑफ एंगल्स में फर्स्ट टाइप का एंगल आएगा एक्यूट एंगल। Acute angle. What is acute angle? This type of angle is called acute angle. This is A O B. अगर A O B एक एंगल है तो इस एंगल को हम एक्यूट कहेंगे। x डिग्री इसका मेजरमेंट है, तो x डिग्री की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये आपको बता रहे हैं। ये 0 से ग्रेटर होगा x डिग्री, इसका मेजरमेंट क्या होगा 0 से ग्रेटर और 180 से 90 से लेस, 90 से लेस और 0 से ग्रेटर वाले एंगल को ही हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से कम और 0 से ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। इसके जस्ट बाद आता है राइट एंगल। व्हाट इज राइट एंगल? अब राइट एंगल के बारे में बता दें कि सेकेंड टाइप ऑफ एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल में अगर दिस इज पॉइंट ए ओ बी है तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इन दिस केस मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर राइट एंगल है तो 90 डिग्री का ही एंगल होगा। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का है, तो हम इसको कहेंगे राइट एंगल। एंड देन थर्ड आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ए ओ बी। एंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस? अगर दिस इज x डिग्री तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 90 से ग्रेटर, इट इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। x की वैल्यू जो होगी, इस एंगल की वैल्यू जो होगी 90 से कम ज्यादा होनी चाहिए और 180 से कम होनी चाहिए। तो हम इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल।
obtuse angle triangle. This type of angle is called obtuse angle. And next हमारा है straight angle. अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट. अगर ये पॉइंट O है, दिस इज A एंड दिस इज B, तो ये यहां से यहां तक 180 डिग्री है एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. तो स्ट्रेट एंगल हमारा इस तरीके से फॉर्म होता है. यहाँ पे दोनों रे आपस में अपोजिट साइड्स पे होती हैं और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 डिग्री एंगल बनता है और 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल. तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल अगर ये O पॉइंट है, दिस इज A एंड दिस इज B, तो यहां से स्टार्ट होके यहां तक पूरा एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा. और इसका मेजरमेंट अगर दिस इज x डिग्री, तो x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 180 होगी और लेस देन 360 डिग्री होगी. तो 360 से कम और 180 से ज्यादा मेजरमेंट वाले एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. इसके जस्ट बाद आता है कंप्लीट एंगल. तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल अगर कोई रे यहां से स्टार्ट करके पूरा यहां तक चल के फिर इसके ऊपर यानी कोइंसाइड कर जा रही है दोनों रेज, तो ये पूरा ही एंगल हमारा कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री एंगल होगा. एंड 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स. अब हमारा आता है कुछ जो लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस. ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही है क्योंकि ये ज्योमेट्री का पार्ट है और इसमें सारी चीजें हमारी यूज आएंगी. तो सबसे पहले हम बात कर ले पैरेलल लाइंस के बारे में. पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल. दोनों लाइंस को हम पैरेलल कहेंगे. L एंड M अगर दो लाइंस हैं उनको पैरेलल कब कहेंगे? जब उनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होगी. यानी कि यहां से यहाँ की डिस्टेंस और यहां से यहाँ की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए और वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें. तो ऐसी दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं. जबकि उनके बीच की डिस्टेंस हर पोजीशन पे हर पॉइंट पे सेम होगी और वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. क्योंकि अगर पॉइंट पे लाइन इनकी डिस्टेंस बीच की सेम होगी तो वो ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. देन दीज टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइन. इसके बाद बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जब ये टू लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, जैसे लाइन L है एंड दिस इज L एंड दिस इज M. ये दो लाइंस हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट O पे कट कर रही हैं. तो ये दोनों ही लाइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब इंटरसेक्टिंग लाइंस इस कंडीशन पे है. अगर हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, तो परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग में क्या डिफरेंस है ये अभी बताएंगे. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. परपेंडिकुलर लाइंस को भी हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, मगर उसका एक स्पेशल कंडीशन होता है कि वो जब कट करती है एक दूसरे को तो वो 90 डिग्री फॉर्म करती है. तो यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा. तब हम इन दोनों ही लाइन L एंड M को कहेंगे दीज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, जबकि इन दोनों ही लाइंस के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया. क्योंकि इंटरसेक्ट इस केस में भी कर रही है और इंटरसेक्ट इस केस में भी कर रही है, मगर यहाँ पे जब इंटरसेक्ट कर रही है तो इसकी एक स्पेशल कंडीशन है कि वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. इसलिए इसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस और इसको सिंपल इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं. अब नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज ट्रांसवर्सल.
ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन, अगर टू पैरेलल लाइंस हैं, एल और एम हमने ले लिया, और इसको कोई थर्ड लाइन यानी कोई पी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोई भी थर्ड लाइन किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, तो कोई दो पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इस पॉइंट O पे 4 एंगल्स फॉर्म होंगे, और इस पॉइंट, ये पॉइंट हम ले लें M, इसमें भी 4 एंगल्स फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उसमें रिलेशन क्या है। तो अब यहां से निकल के आए हमारे करस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल्स। तो अब यहां से जानेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देख लिया हमने एल और एम, अगर टू पैरेलल लाइंस है और उसको थर्ड लाइन जिसका नाम रख दिया हमने एस, वो अगर इसको कट कर रही है तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, यहाँ 5, 6, 7 एंड 8, यानी दोनों ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है। इसमें फर्स्ट अगर देखें तो हम करस्पॉन्डिंग की बात करें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो यहाँ 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको मिलेंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की क्या क्वालिटी है कि वो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे होते हैं। एक पैरेलल लाइन के अप साइड है तो ये वाला भी अप साइड में होगा, यानी यहाँ 1 और 5 हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 1 = 5 होगा इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके बाद यानी कि हमें समझ में आ गया कि वो ट्रांसवर्सल के दोनों एक साइड पे होंगे और एक इंटीरियर होगा, एक एक्सटीरियर एंगल होगा। फिर हमारा 2 और 6 भी एंगल 2 = एंगल 6 होगा, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर हमारा इधर देखिए, ट्रांसवर्सल के एक साइड की बात हो गई, 2 पेयर हमको मिल गए। अब ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पे हम देखें तो एंगल 4 और एंगल 8, एक अप साइड है और एक इंटीरियर में है, एक एक्सटीरियर में है, तो 4 = 8 होगा। 4 = 8, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देन 3 = 7, 3 किसके इक्वल है? 7। ये हमको 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ से मिल गए। दीज ऑल आर करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की हमने आपको बता दी पहचान कि यहाँ पे ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होंगे और एक अगर एक्सटीरियर है तो एक इंटीरियर होगा। तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके बाद बात आती है अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट एंगल्स, तो हम यहां देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स की ये पहचान है कि एक अगर ट्रांसवर्सल की वन साइड पे है तो दूसरा दूसरे साइड पे होगा। यहाँ पे 2 = 8 है, ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 2 = एंगल 8 और दोनों ही इंटीरियर होंगे। अब यहाँ पे भी दोनों इंटीरियर है, एक इधर है तो एक दूसरे साइड है। एंगल 3 = एंगल 5। अब ये यहाँ से हमें 2 पेयर आ गया। अब 2 और पेयर है जो कि अल्टरनेट एंगल है, दोनों ही एक्सटीरियर होंगे, यानी कि ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर होगा। ये इसके नीचे है और ये उसके ऊपर है, दोनों एक्सटीरियर है, इंटीरियर एंगल्स नहीं है यहाँ पे। तो हमारा 7 और 1 और 7 आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसके बाद 4 और 6, 4 = 6, ये भी हमारा अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ हमें 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल गए, 4 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हो गए, वो आपस में इक्वल है। एक और चीज हमें यहाँ पे मिल रही है जो कि है को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? यहाँ पे 2 पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। एक हमारा 2 और 5 है जो कि ट्रांसवर्सल के एक साइड पे है और दूसरा 3 और 8 है जो ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड है। तो यहाँ पे
2 + 5 = 180। यहाँ कहा जाता है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। ये पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कह रहे हैं यानी कि इंटीरियर ही एंगल्स होंगे दोनों। यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ 8 और 3 दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं। तो 3 + 8 भी हमारा किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये हमारे हो गए को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हमने बात कर ली करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, पैरेलल लाइंस की, ट्रांसवर्सल की, अल्टरनेट एंगल्स की, को इंटीरियर एंगल्स की। और ये सारी ही चीजों का, ये बेसिक चीजें हैं और इन सारी ही चीजों का यूज जो है हम करेंगे थ्योरम्स प्रूव करने में और सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।